प्रश्न 31। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। Evaluate the role of the concept of political socialization in the study of comparative politics. उत्तर। राजनीति के लेखक राजनीतिक सामाजिक महत्व को प्रारंभ से ही स्वीकार करते हैं, परंतु कुछ दिनों से इसके महत्व में वृद्धि हुई है। खासकर हर्बर्ट हाइमैन की सन 1959 में प्रकाशित पुस्तक राजनीतिक समाजीकरण से इसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाने लगा। राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ एवं परिभाषाएं। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक तंत्र के प्रतिकोणों के विश्वास की शिक्षा दी जाती है और इसी के द्वारा व्यक्ति राजनीतिक तंत्रों की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक तंत्रों को सामाजिक तंत्रों से जोड़ता है। राजनीतिक समाजीकरण को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। आमंड व पावेल के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण एक विधि है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति स्थिर रखी और बदली जाती है। इस कार्य की पूर्ति द्वारा व्यक्तियों को राजनीतिक संस्कृति में लाया जाता है और राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति उनके दृष्टिकोणों का निर्माण किया जाता है। राजनीतिक संस्कृति के नमूने में परिवर्तन भी राजनीतिक समाजीकरण द्वारा किए जाते हैं। रॉबर्ट सीजल के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण एक विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति राजनीतिक तथ्यों के प्रति अभिवृत्ति सीखता है और दूसरी ओर इस विधि के द्वारा समाज राजनीतिक विश्वासों और स्तरों को एक पीढ़ी से आने वाली पीढ़ी को देता है। डेनिस काला नाग के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण के शब्दों को उस विधि का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिस विधि के द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अभिवृद्धि सीखता और विकसित करता है। ईस्टन के मतानुसार वह विकास प्रक्रियाएं जिनके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक अनुपस्थिति ज्ञान तथा व्यवहार के प्रतिरूपों को प्राप्त करते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। राजनीतिक समाजीकरण का विकास। राजनीतिक समाजीकरण कोई अचानक प्राप्त होने वाली क्रिया नहीं है, अपितु यह सतत विकास का परिणाम है। यह व्यक्ति के जन्म लेने से लेकर मृत्यु होने तक चलती है, जो समय, अवस्था, परिस्थिति अनुसार अलग अलग होती है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था। प्रेषक व एलिजाबेथ इस्टवान ने अपनी पुस्तक दी चाइल्ड वर्ल्ड में इस अवस्था का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। डेविड ईस्टन वहेज ने बताया कि सर्वेक्षण से पता चला कि अमेरिका में 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक राजनीतिक शिक्षा दी जाती है। इसमें बच्चों को यह हमारा स्कूल है, हम इस देश के वासी हैं आदि जानकारी होती है। इसमें यह भी देखा गया है कि 8 से 10 वर्ष के बच्चे किसी न किसी राजनीतिक दल को अपना समर्थन देने लगते हैं। युवावस्था में भी राजनीतिक समाजीकरण का काम होता रहता है। बाल्यावस्था की ही तरह वयस्क व्यक्ति का जीवन भी वातावरण से प्रभावित होता है। यह निश्चित है कि हर शासन प्रणाली अपनी स्थिरता कायम रखने के उद्देश्य से देश के नागरिकों का राजनीतिक व्यवहार अपने अनुरूप बनाने का प्रयास करती है। बात तो सही है। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण। राजनीतिक समाजीकरण की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि वह राजनीतिक व्यवहारों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करता है। लेकिन यह विशेषता सिर्फ उन देशों में ही परिलक्षित होगी जहां राजनीतिक तंत्रों में स्थायित्व है और जिसके विचारों को देश के बहुत लोग अपने विवेक के आधार पर उचित ठहराते हैं। समाजीकरण के स्रोत। व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के निर्माण के लिए राजनीतिक समाजीकरण के निम्नलिखित स्रोत मुख्यतः प्रयुक्त होते हैं। 1. परिवार सामाजिक गुणों का एक भंडार है जिसके द्वारा व्यक्ति बाह्य विश्व में पदार्पण करता है। बच्चे का अपना कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं होता, वरन वह अपने माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों की अभिवृत्तियों की नकल करते करते अपनी राजनीतिक संस्कृति को स्थापित करता है।
बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसके राजनीतिक व्यवहार में सुदृढ़ता व विस्तार होता रहता है। राजनीतिक समाजीकरण का सर्वप्रथम व सर्वप्रमुख स्रोत परिवार के राजनीतिक विचारों के निर्माण में सदा प्रत्यक्ष रूप से संलग्न रहता है। दो साथियों का प्रभाव व्यक्ति के संगी साथियों का क्षेत्र सीमित नहीं होता है, वरन वह शुरू से अंत तक अपने साथियों के व्यवहारों से प्रभावित होता है। व्यक्ति अपने साथियों के साथ रहकर उनकी राजनीतिक संस्कृतियों को ग्रहण करता है और उन्हें अंतर्निहित कर अपने राजनीतिक व्यवहार के द्वारा उसे अभिव्यक्त करता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? 3. आस पड़ोस का प्रभाव। परिवार की दहलीज पार करते ही बच्चा अपने आस पड़ोस के वातावरण से परिचित होता है। बच्चा अपने पारिवारिक सदस्यों की सीमा पार करके घर की चारदीवारी से बाहर पड़ोस के संपर्क में आता है। इस संपर्क में वह बहुत सी बातें सीखता है जो आगे चलकर उसके राजनीतिक व्यवहार को निर्मित करने में सहायक होती हैं। 4. स्कूल द्वारा समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण का काम शैक्षणिक संस्थाएं भी प्रत्यक्ष रूप से करती हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी। शैक्षणिक पुस्तकों में कुछ निश्चित पाठ्यक्रम ऐसे होते हैं जिनके अध्ययन से विद्यार्थियों के मन में एक विशेष प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। स्कूलों द्वारा किए जाने वाले राजनीतिक समाजीकरण का यह प्रत्यक्ष रूप है। इस प्रकार का समाजीकरण प्रायः साम्यवादी देशों में देखा जाता है, जहां विद्यार्थियों को साम्यवादी विचारों में ढालने के उद्देश्य से स्कूली पाठ्यक्रम निश्चित किए जाते हैं। इसके विपरीत हर देश में देखा गया है कि विद्यार्थी अपने अध्यापकों के विचार तथा अपने साथियों से प्रभावित होकर अपने राजनीतिक संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार स्कूलों में अप्रत्यक्ष रूप से भी राजनीतिक समाजीकरण की क्रिया होती है। 5. राजनीतिक दल। राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित होते हैं और इसका स्वरूप स्पष्टतः राजनीतिक होता है। हर राजनीतिक दल की अपनी नीतियां होती हैं तथा अपने विचार व कार्यक्रम होते हैं। फलस्वरूप लोगों के राजनीतिक दल के द्वारा राजनीतिक समाजीकरण की भूमिका अभिनीत की जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 6. प्रेस व संचार। राजनीतिक समाजीकरण के लिए प्रेस और संचार के साधन भी सहायक व महत्वपूर्ण तत्व हैं। समाचार पत्रों में छपने वाले विद्वानों व अनुभवियों के लेख व टिप्पणियां व्यक्तियों के राजनीतिक संस्कृतियों के निर्माण में सहायक होते हैं। इस तरह प्रेस, पत्र पत्रिकाएं, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि अनेक संचार के माध्यम हैं जो राजनीति के सहायक साधन माने जाते हैं। 7. सरकार की गतिविधियां। सरकार या शासन सत्ता देश के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करती रहती हैं। इसका लोगों पर उनके विचारों का अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। सरकार की गतिविधियां यदि घनत्व के विचारों के अनुकूल होती हैं तो वे सरकार का समर्थन करते हैं और यदि सरकार लोगों की इच्छा के विरुद्ध कार्य करती है तो वहीं जनता अपनी सरकार का विरोध करने लगती है। इस प्रकार लोगों के राजनीतिक विचारों को सरकार की गतिविधियां भी निर्धारित करती हैं। 8. वर्ग और समाजीकरण। वर्ग एक खुली व्यवस्था है। व्यक्ति वर्ग की सदस्यता में परिवर्तन कर सकता है, अर्थात वह अपनी इच्छानुसार एक वर्ग के छोड़कर दूसरे वर्ग में जा सकता है। हर वर्ग के अपने कुछ विशेष ढंग के नियम व विचार होते हैं जिसका व्यक्ति के राजनीतिक समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। राजनीतिक समाजीकरण की बाधाएं। किसी व्यक्ति के राजनीतिक समाजीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को असामाजिक कारक और सामाजिक कारक में बांटा गया है। ये कारक इस प्रकार हैं। 1. असामाजिक कारक। वे कारक असामाजिक कारक होते हैं जो समाज के नियंत्रण के आधार पर नहीं वरन एक व अधिक व्यक्ति के राजनीतिक समाजीकरण में बाधक होते हैं। वंशानुक्रमण। कुछ रोगों का संक्रमण वंशानुगत होता है।
माता पिता का रोग बच्चों में जाता है और रोगावस्था में होने के कारण बच्चा समूह व राज्यों के नियमों के प्रति अपनी कोई रुचि नहीं दिखाता। बी, प्राकृतिक पर्यावरण को कोई भी व्यक्ति, समाज या देश नियंत्रित नहीं कर सकता, अपितु समाज प्राकृतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है। प्राकृतिक पर्यावरण के दोषी होने से उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याएं राजनीतिक समाजीकरण के मार्ग में बाधक बनती हैं। 2, सामाजिक कारणों में समाज का जनक व समाज की उपज माने जाने वाले मानसिक कारक और सांस्कृतिक कारक का विशेष महत्व है। व्यक्ति के राजनीतिक समाजीकरण में बाधा डालने वाली सामाजिक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। ए, प्रारंभिक अवस्था। व्यक्ति में राजनीतिक समाजीकरण का संचार सर्वप्रथम उसके बचपन में होता है। वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों से प्रभावित होकर अपने अंतः विचारों के निर्माण का प्रयास करता है, परंतु यह बात खंडित अव्यवस्थित परिवार में असंभव होती है। अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं। बी, किशोरावस्था की परिस्थितियां। व्यक्ति किशोरावस्था में जिस प्रकार की परिस्थिति में रहता है, उससे उसका राजनीतिक समाजीकरण भी प्रभावित होता है। यदि किसी का राजनीतिक समाजीकरण अच्छा है, तो स्पष्ट है कि वह प्रारंभ से ही अच्छी व अनुकूल परिस्थिति में रहता रहा है। इसके विपरीत कभी कभी व्यक्ति को प्रतिकूल परिस्थितियां मिलने के कारण वह समाज व देशद्रोही कार्य करने लगता है। राजनीतिक समाजीकरण का महत्व। राजनीतिक समाजीकरण के रास्ते में अनेक बाधाओं के आने के बावजूद उसका महत्व है, जिसे निम्नलिखित शीर्षकों में व्यक्त किया जा सकता है। 1, आधुनिक युग में महत्व। आज के युग में व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में नित्य नए बदलाव देखे जाते हैं। वैज्ञानिक व यांत्रिक विकास ने सामाजिक जीवन के मूल आधारों को ही परिवर्तित कर दिया है, जिससे मानव के विचारों में भी परिवर्तन आया है। ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तनों का प्रभाव राजनीतिक तंत्रों, विचारधाराओं पर पड़ता है। इस स्थिति में राजनीतिक समाजीकरण का महत्व और बढ़ गया है। 2, सचेत नागरिकता का विकास। नागरिकों की सुचेतना पर ही किसी राजनीतिक तंत्र की सफलता निर्भर करती है। राजनीतिक तंत्र की सफलता के लिए यह बात आवश्यक है कि उसके उद्देश्य स्पष्ट हों, जिसे लोगों द्वारा पूर्णतः समझा गया हो और समर्थन प्राप्त हो। यह तभी संभव है जब लोगों में राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, दृष्टिकोणों को विकसित करने के लिए राजनीतिक समाजीकरण की क्रिया को अपनाया जाए। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। 3, राजनीतिक प्रणाली का स्थायित्व। इन संबंध में रॉबर्ट सीजल का कहना है कि राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्तियों को ऐसा प्रशिक्षण देना है जिससे वे राजनीतिक समाज के अच्छे क्रियाशील सदस्य बन सकें। जब तक राजनीतिक प्रणाली को कार्य करने में और अपनी स्थिरता बनाने में कठिनाई पेश आएगी, तब तक राजनीतिक समाज प्रचलित मूल्यों के अनुकूल नहीं होगा। उपर्युक्त अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि चाहे राजनीतिक समाजीकरण के कार्य में कितनी ही कठिनाई क्यों न आए, परंतु हर राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक समाजीकरण की क्रिया को अपनाती है। यह आधुनिक युग के लिए अति आवश्यक व महत्वपूर्ण है। राजनीतिक समाजीकरण तथा संस्कृति के मध्य संबंध। राजनीतिक समाजीकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को स्थायित्व प्रदान किया जाता है तथा उसमें परिवर्तन होता है। राजनीतिक समाजीकरण एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, जबकि राजनीतिक संस्कृति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। राजनीतिक समाजीकरण का कार्य लोगों को राजनीतिक अभिमुखीकरण के लिए प्रेरित करना है तथा अभिजनों, लोगों, समूहों तथा अरे कहना क्या चाहते हो? सामाजिक आंदोलनों में इसकी प्रक्रिया का अध्ययन किया जा सकता है। यदि लोगों के अभिमुखीकरणों, दृष्टिकोणों तथा उनकी मान्यताओं तथा परंपराओं में समयानुसार परिवर्तन होता है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव राजनीतिक संस्कृति पर भी पड़ता है। राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से जो राजनीतिक व्यवस्था, मूल्य, आस्थाएं,
विश्वास तथा मापदंड स्थापित होते हैं, वे ही राजनीतिक संस्कृति कहलाते हैं। राजनीतिक समाजीकरण की ओर उन्मुख सभी नवोदित राष्ट्र अपने अनुकूल समाजीकरण की प्रक्रिया पर जोर देते हैं, ताकि वे एक पृथक राजनीतिक संस्कृति का विकास कर सकें। इन देशों की समस्या औद्योगिक संरचना की स्थापना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था तथा दोनों ही शक्ति गुटों से दूर रहने की है। उनका उद्देश्य एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति का विकास करना है जो इन समस्याओं का समाधान कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में उन मूल्यों, आस्थाओं, विश्वासों एवं मानदंडों को विकसित करना होगा जो इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का विकास कर सकें। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजनीतिक संस्कृति लक्ष्य है तथा राजनीतिक समाजीकरण उसकी स्थापना का माध्यम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। प्रश्न 32। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। उत्तर राजनीति संस्कृति अर्वाचीन राजनीतिक विज्ञान का एक नवीन महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। राजनीतिक संस्कृति का दृष्टिकोण मनोविज्ञान और समाजशास्त्र को एकीकृत करने का प्रयास है, ताकि आधुनिक मनोविज्ञान की क्रांतिकारी खोजों तथा समाजशास्त्र में आधुनिक प्रगति दोनों को गतिशील राजनीतिक विश्लेषण के लिए प्रयुक्त किया जा सके, जिससे जनसमाजों के दृष्टिकोणों की अपने में समग्रता हो। वास्तव में राजनीतिक संस्कृति एक आधुनिक शब्दावली है जो इन अवधारणाओं और राष्ट्रीय राजनीतिक मनोविज्ञान तथा लोगों के आधारभूत मूल्यों से संबंधित ज्ञान को अधिक व्यवस्थित रूप में रखने का प्रयास करती है। किसी समाज की राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित करने में लोगों के सभी राजनीतिक भावों को लिया जाना आवश्यक नहीं है। राजनीतिक संस्कृति के केवल समीक्षात्मक किंतु व्यापक रूप से प्रचलित विश्वासों और भावों को ही लिया जाता है जो अनुस्थापन के उन विशिष्ट रूपों का निर्माण कर सकें जो कि राजनीतिक प्रक्रिया को व्यवस्था और स्वरूप प्रदान करते हैं। वास्तव में राजनीतिक संस्कृति समकालीन राजनीतिक विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण विकास की द्योतक है, क्योंकि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यह उन प्रयत्नों को प्रस्तुत करती है जिसके द्वारा हम व्यक्तिगत मनोविज्ञान के लोगों को खोए बिना संपूर्ण राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा, सामाजिक और आर्थिक कारकों तथा राजनीतिक कार्यकलापों के बीच की कड़ियों की जांच करने का एक उपयुक्त आधार प्रस्तुत करती है। आमंड और पावेल ने राजनीतिक पद्धतियों की विधिपूर्ण तुलना के लिए समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के क्षेत्रों से ली गई धारणाओं को अनुकूल बताया है। अतीत में राजनीतिक पद्धतियों की तुलना के लिए किए गए प्रयत्न कानूनी संस्थागत पहलुओं तक सीमित थे, जिनको उसने तुलना के लिए लाभदायक नहीं माना। इसलिए आमंड राजनीतिक पद्धतियों का वर्गीकरण उनकी संरचनाओं और संस्कृति के आधार पर करता है। राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच, विकासशील राज्यों के उदय से राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गए, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्थाओं में कानून संस्थाओं और संरचनाओं के आधार पर इसे समझना। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? कठिन हो गया। पश्चिमी देशों की स्थिर राजनीतिक व्यवस्थाओं से भिन्न नवोदित राज्यों में राजनीतिक व्यवहार और संस्थागत संस्थाओं में बहुत अधिक अंतर देखने को मिला। अतः यह जानना आवश्यक हो गया कि राजनीतिक व्यवहार का संचालन करने वाली वास्तविक शक्ति कौन सी है। वास्तविकता को जानने के लिए खोज होने लगी और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए उनसे संबंधित राजनीतिक संस्कृति को समझना आवश्यक है। यह माना जाने लगा कि राजनीतिक संस्कृति के द्वारा ही यह समझा जा सकता है कि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में एक सी राजनीतिक संस्थाएं भिन्न भिन्न प्रकार से सक्रिय क्यों होती हैं। लुसियन पाई ने ठीक ही लिखा है कि प्रत्येक विशिष्ट समुदाय में एक सीमित और सुस्पष्ट राजनीतिक संस्कृति होती है जो राजनीतिक प्रक्रिया को अर्थ, भविष्यवाणी और ढांचा या रूप प्रदान करती है।
पाई ने आगे लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के ऐतिहासिक संदर्भ में अपने समाज और व्यक्तियों से संबंधित राजनीति के बारे में भावनाएं व ज्ञान सीखकर अपने व्यक्तित्व में समाहित करना होता है। इसी कारण राजनीतिक संस्कृति की राजनीतिक अध्ययनों को वास्तविक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसलिए राजनीतिक विकास के विद्वानों ने इस बात पर बल देना शुरू किया कि राजनीतिक संस्कृति के द्वारा ही राजनीतिक विकास को समझा है। आमंड के अनुसार हर देश की राजनीतिक व्यवस्था को उस देश के लोगों की राजनीतिक संस्कृति के द्वारा ही समझा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का आधार राजनीतिक संस्कृति होती है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तुलनात्मक राजनीतिक संस्कृति के उपागम की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। यह आवश्यक समझा जाने लगा कि राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना राजनीतिक संस्कृति के संदर्भ में ही की जानी चाहिए। एरिस रोवे का यह विचार है कि प्रत्येक देश की राजनीति निर्दिष्ट समय और स्थान पर मानवीय पर्यावरण में ही संचालित होती है। इस पर्यावरण में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष सन्निहित रहते हैं और प्रत्येक देश की राजनीति इन तत्वों से प्रभावित होती है, परंतु इसमें सांस्कृतिक तत्व का महत्व बहुत अधिक है, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था का आधार मूल रूप से राजनीतिक संस्कृति में निहित होता है। लूसियन पाई, मैक्स वेबर, पार्सन्स, मैनहीन इत्यादि विद्वानों ने राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक माना है। राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा की परिभाषा कई लेखकों द्वारा की गई है। बॉल एलन के शब्दों में राजनीतिक संस्कृति उन अभिवृत्तियों और विश्वासों और भावनाओं और समाज के मूल्यों से मिलकर है जिनका संबंध राजनीतिक पद्धति और राजनीतिक प्रश्नों में होता है। आमंड और पावेल ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच में राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा करते हुए लिखा है कि राजनीतिक संस्कृति किसी भी राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति पाए जाने वाले अभिमुखन और अभिवृत्तियों का स्वरूप है। पॉलिटिकल कल्चर इज अ पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल एटीट्यूड्स एंड ओरिएंटेशंस टुवर्ड्स पॉलिटिक्स अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। सैमुएल बियर का कहना है, लोगों के मूल्य, विश्वास तथा भावात्मक वृत्तियों की सरकार को किस प्रकार से संचालित होना चाहिए और उसे क्या कहना चाहिए, यही राजनीतिक संस्कृति के तत्व हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर आर वैल्यूज, beliefs and emotional attitudes about how government ought to be conducted and about what is should do. रॉय मैक्रिडिस का विचार है कि सामान्य लक्ष्य तथा सामान्य स्वीकृत नियम ही राजनीतिक संस्कृति का अर्थ है। Political culture means commonly shared goals and commonly accepted rules. फाइनर का कथन है, राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति मुख्यतः शासकों, राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की वैधता से संबंधित है। Nation political culture seems to concentrate largely on the legitimacy of rules and political institutions and procedures. मजा नहीं आ रहा है। एरिक रोवे के शब्दों में राजनीतिक संस्कृति व्यक्तिगत मूल्यों, विश्वासों तथा भावनात्मक व्यवहारों की आकृति है। A political culture is a pattern of individual values, beliefs and emotional attitudes. लूसियन पाई ने राजनीतिक संस्कृति की व्याख्या और परिभाषा अपनी पुस्तक पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में प्रस्तुत की है। उसने लिखा है कि यह एक हाल में उत्पन्न हुआ शब्द है जो इन पुरानी धारणाओं, राजनीतिक विचारधाराओं, राष्ट्रीय नैतिकता और भावना, राष्ट्रीय राजनीतिक मनोविज्ञान और किसी जनसमूह के आधारभूत मूल्य से संबंधित समझदारी को अधिक स्पष्ट और क्रमबद्ध बनाने का प्रयत्न करता है। इसका अर्थ यह है कि राजनीतिक संस्कृति व्यक्ति के लिए प्रभावशाली राजनीतिक व्यवहार की ओर मार्गनिर्देशन करती है
और समाज के लिए उन मूल्यों तथा विवेकपूर्ण विचारों की व्यवस्था करती है जो कि संस्थाओं और संगठनों के कार्यकलापों में तालमेल पैदा करता है। सिडनी वर्बा ने इनकी परिभाषा करते हुए कहा है कि राजनीतिक संस्कृति में अनुभववादी विश्वासों, अभिव्यक्तात्मक प्रतीकों और मूल्यों की वह व्यवस्था निहित है जो उस परिस्थिति अथवा दशा को परिभाषित करती है जिसमें कि राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप, नेचर ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक व्यवहार के आधार पर संस्कृति का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत केवल राजनीतिक क्रियाओं का ही अध्ययन आता है जो संस्कृति से प्रभावित है। इस प्रकार देखा जाए तो यह उस मापक संस्कृति का ही एक भाग है। राजनीतिक व्यवहार का सांस्कृतिक विश्लेषण संपूर्ण समाज की अपेक्षा वर्ग विशेष पर ठीक तरह किया जा सकता है और उससे उनकी स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। हेंजुला ने लिखा है, राजनीतिक संस्कृति उन रूपों की ओर संकेत करती है जिनका अनुमान समूहों के राजनीतिक व्यवहार से तथा एक समूह के व्यक्तियों के सामान्य विश्वासों, निर्देशक सिद्धांतों, उद्देश्यों एवं मूल्यों से लगाया जा सकता है, चाहे उस समूह का आकार कुछ भी क्यों न हो। Political culture then refers to the patterns that can be inferred from the political behavior of groups as well as the belief guiding principles, purposes, and the values that individuals in a group whatever its size hold in common. इस प्रकार समूह के व्यक्तियों के आचरण में जो समानताएं पाई जाती हैं, वे ही राजनीतिक व्यवहार और संस्कृति में गहरा संबंध हैं। इसमें संदेश नहीं है कि राजनीतिक व्यवहार को संस्कृति नहीं कहा जा सकता, परंतु फिर भी इसके आधार पर राजनीतिक व्यवहार की संभावना के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं राजनीतिक संस्कृति का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। राजनीतिक संस्कृति के विषय क्षेत्र के संबंध में अनेक दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं। 1. विश्वास का दृष्टिकोण। कुछ लोगों का विचार है कि राजनीति में अपने साथियों पर पूर्ण विश्वास करके चलना चाहिए, परंतु इसके विपरीत कुछ का विचार है कि राजनीति में दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इन दोनों विचारों में कुछ न कुछ सत्यता पाई जाती है। 2. पद सोपान। राजनीतिक संस्कृति में पद सोपान पर बल दिया जाता है, विशेषकर परंपरागत राजनीतिक संस्कृति वाले देशों में। राज्य आधुनिक युग में विकास के लिए प्रभावपूर्ण नेतृत्व माना जाता है, जिसके लिए समानता की भावना आवश्यक है। 3. स्वतंत्रता। लोकतंत्रात्मक राजनीतिक संस्कृति में स्वतंत्रता और अधिकारों को महत्वपूर्ण समझा जाता है। इससे राष्ट्रीय शक्ति का विकास होता है। 2. स्वामिभक्ति। राजनीतिक संस्कृति में स्वामिभक्ति का अंश भी होता है। देशवासी पारस्परिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर राष्ट्रव्यापी स्वामिभक्ति प्रदर्शित करते हैं, जो राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाती है। राजनीतिक संस्कृतियों की संरचना और रूपरेखा, स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर्स। लुसियन पाई का विचार है कि किसी भी समाज में एक सी राजनीतिक संस्कृति नहीं पाई जाती, इसकी संरचना और रूपरेखा भिन्न होती है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 1. सभी राजतंत्रों में शासकों अथवा सत्ताधारियों की संस्कृति और जनसाधारण की संस्कृति में एक मूल अंतर पाया जाता है। जिन लोगों के हाथ में शक्ति होती है, राजनीति पर उनके दृष्टिकोण उन लोगों के दृष्टिकोण से भिन्न होते हैं जिनके हाथ में सत्ता नहीं होती। लगभग सभी लेखक इस विभाजन को मानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ विद्वान सर्वोत्कृष्ट संस्कृति, एलीट कल्चर, और कुछ सामूहिक राजनीति संस्कृति, मास पॉलिटिकल कल्चर, पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं। उदाहरण के तौर पर चीन में विशिष्ट वर्ग की संस्कृति पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि कम विकसित देशों में सामूहिक संस्कृति, मास कल्चर, पर अधिक ध्यान दिया जाता है। लुसियन पाए का विचार है कि इन दोनों प्रकार की संस्कृतियों के अध्ययन की विधियां भी भिन्न हैं।
विशिष्ट वर्ग की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन करने के लिए हमें विचारधाराओं की व्याख्या करनी होगी। दूसरी ओर सामूहिक राजनीतिक संस्कृति मास पॉलिटिकल कल्चर का अध्ययन जनमत को मापने की आधुनिक विधियों और शोध रिसर्च कार्यों को उन्नत करने पर निर्भर करता है। चुप हो जाओ। 2. राजनीतिक विकास की प्रक्रिया के आधार पर राजनीतिक संस्कृतियों का एक और विभाजन आधुनिकीकृत रूप और परंपरागत रूप के बीच किया जाता है। यह विभाजन तकनीकों के प्रति अभिरूप रखने वाले लोगों को परंपरागत आदर्शों में विश्वास रखने वाले लोगों से अलग करते हैं। जैसे जैसे इस क्षेत्र में विकास होता जाता है, वैसे वैसे और देहाती क्षेत्रों की विचारधारा में अंतर बढ़ जाता है। सायरन वेनर ने भारत के संबंध में लिखा है, जहां राजनीतिक प्रक्रिया में बहुसंख्यक जनसमुदाय की संस्कृति आधुनिक होती जा रही है, वहां और कुछ ही समय में सर्वोत्तम जनसमुदाय की संस्कृति की आधुनिक विशेषताओं को ग्रहण कर लेगी और इस प्रकार वह भारत के भावी विशिष्ट वर्ग की संस्कृति बन जाएगी। परंपरागत और आधुनिक संस्कृति के संबंधों पर विचार प्रस्तुत करते हुए सिडनी वर्षा ने लिखा है कि एक प्रभावशाली परंपरागत व्यवस्था जनता को एकरूपता की भावना देती है तो वह विकास के लिए आदर्श प्रस्तुत करती है, किंतु जब परंपरागत व्यवस्था की शक्ति को राजनीतिक संस्कृति के आधुनिक तत्वों में ढाला नहीं जा सकता तो वह विकास के मार्ग में बाधक बन जाती है। जनता माफ नहीं करेगी। राजनीतिक संस्कृति के निर्माणकारी तत्व और चिन्ह अनेक हैं। इसके निर्माणकारी तत्वों में ऐतिहासिक विकास, देश का भूगोल, सामाजिक तथा संरचना महत्वपूर्ण हैं और इसके चिन्हों में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान महत्वपूर्ण हैं। कुछ राज्यों में धार्मिक चिन्हों को अधिक महत्व दिया जाता है। कुछ राज्यों में राष्ट्रीय एकता के प्रतीक माने जाते हैं और कुछ राज्यों की राजनीतिक संस्कृति में पौराणिक अथवा काल्पनिक कथाओं का महत्व भी होता है। राजनीतिक संस्कृति स्थिर नहीं होती, उसका विकास होता रहता है। इस विकास में राजनीतिक पद्धति के भीतर से उत्पन्न विचार तथा बाहर से आने वाले विचार भी सहयोग देते हैं। किसी देश की राजनीतिक पद्धति की स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां की जनता नई अभिवृत्ति, वर्तमान मूल्य संरचना में किस सीमा तक सफलता के साथ मिल पाती है। ये चुप्पे 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।